बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं एसी थ्रू आ रजिस्टर। आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है एसी थ्रू आ कैपेसिटर। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डायग्राम की तरफ आते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एसी सोर्स है जिसके साथ हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे कोई और चीज़ कनेक्ट नहीं की गई, तो इस तरह के सर्किट को प्योर कैपेसिटिव सर्किट का नाम देते हैं। इसी चीज़ को हमने वर्डिंग में लिखा हुआ है कि अ सर्किट इन विच एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू a capacitor is called pure capacitive circuit। अब स्टूडेंट्स, इसकी डायग्राम जो आपकी बुक में दिखाई गई है वो कुछ इस तरह की है। इस डायग्राम की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब कैपेसिटर के साथ एक डीसी सोर्स मतलब बैटरी या सेल को कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर किस तरह से बिहेव करता है। आया कि कैपेसिटर डीसी को पास होने देता है कि नहीं होने देता, इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डायग्राम में देखें कि हमारे पास एक बैटरी है, एक कैपेसिटर है और साथ में सर्किट में एक बल्ब को भी कनेक्ट किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, कन्वेंशनली हम ये बात करते हैं कि जैसे ही कैपेसिटर के साथ हम डीसी सोर्स कनेक्ट करते हैं तो शुरू वाले बहुत थोड़े टाइम के लिए चार्ज ज़रूर मूव करेगा सर्किट में। जैसे ही चार्ज मूव करके इस कैपेसिटर की प्लेट पे स्टोर होगा, उस टाइम तक ये बल्ब सर्किट के अंदर जो कनेक्ट किया गया ये रोशन रहेगा, क्योंकि चार्ज सर्किट में मूव करेगा ना बहुत थोड़े से टाइम के लिए। तो जब चार्ज मूव कर रहा होगा तब ये सर्किट के अंदर जो बल्ब कनेक्ट किया हुआ है ये ऑन रहेगा, रोशन रहेगा। जैसे ही कैपेसिटर की इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा कंप्लीटली तौर पे, तो फिर मज़ीद उसके पीछे और चार्ज मूव नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब फिर करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो ये बल्ब भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फिर ये चार्ज इस गैप को क्रॉस नहीं कर सकेगा। इस वैक्यूम की जगह आपको इंसुलेटर भी ले सकते हैं, इंसुलेटर भी चार्ज को पास नहीं होने देता। यही चीज़ आपकी बुक में भी मेंशन की गई है। जब ये बुक के अंदर आप टॉपिक देखेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ की 7, 8, 9 वाली लाइंस में इस चीज़ का आंसर मेंशन किया गया है कि डीसी जो है ये कैपेसिटर से पास नहीं कर सकता, मतलब कैपेसिटर डीसी को पास नहीं करने देता। याद रखिएगा, बहुत थोड़े टाइम के लिए शुरू वाले टाइम में तो चार्ज मूव करता है, लेकिन इतने जल्दी ये कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिव चार्ज को स्टोर कर लेती है कि आपको देखने का मौका ही नहीं मिलता। आपको यही लगता है कि बल्ब क्या है, सर्किट में ऑफ है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि जो कैपेसिटर है ये डीसी को पास नहीं करने देता, डीसी को ब्लॉक कर देता है। अब स्टूडेंट्स, हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं कि जब इस डीसी सोर्स की जगह हम कोई एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं तो एसी सोर्स को कनेक्ट करते ही ये कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करना शुरू कर देगी और ये वाली इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर क्या होने लग गया, चार्ज होने लग गया। तो जब ये चार्जिंग प्रोसेस चल रहा होगा, मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर हो रहा होगा, तब ये बल्ब रोशन रहेगा, क्योंकि सर्किट में चार्ज मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, तो ये बल्ब रोशन रहेगा। अब जैसे ही ये कैपेसिटर फुली चार्ज होने लगेगा, अभी फुल चार्ज हुआ नहीं होगा, होने पे होगा कि उसी टाइम में फ़ौरन ये एसी सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा। तो इसका मतलब फिर यहाँ से प्लेट से चार्ज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होते जाएंगे, मतलब चार्ज डिक्रीज होने लग जाएंगे। तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा तब भी इसका मतलब चार्ज मूव कर रहे होंगे सर्किट में, तो तब भी ये बल्ब क्या रहेगा, रोशन रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि जब चार्जिंग प्रोसेस चल रहा होगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्टोर हो रहा होगा, तो उस टाइम हमारा चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा कैपेसिटर की प्लेट्स पे। तो ये चार्जिंग प्रोसेस चल रहा होगा, तो इस टाइम सर्किट में चार्ज मूव कर रहे होंगे, तो ये बल्ब क्या रहेगा, रोशन रहेगा। जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज होने वाली सिचुएशन में आएगा तो यहाँ से एसी सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर कैपेसिटर की प्लेट से चार्ज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस चल रहा होगा। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस भी सर्किट में चार्ज मूव कर रहा होगा, तो सर्किट में अगर चार्ज मूव कर रहा होगा तो बल्ब रोशन रहेगा।
तो इस तरह दोनों सिचुएशंस में, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की सिचुएशन में बल्ब क्या रहेगा, रोशन रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कैपेसिटर जो है वो एसी को पास होने देता है, डीसी को पास नहीं होने देता। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि एसी कैन पास थ्रू द कैपेसिटर बिकॉज ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक एसी थ्रू आ कैपेसिटर के टॉपिक में हमारा टारगेट क्या है, हमने प्रीवियस टॉपिक में भी ये चीज़ मेंशन की थी कि हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये होगा कि वोल्टेज और करंट के बिटवीन हम रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में भी जो हमारा टारगेट है वो क्या है, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन के अंदर वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में, मींस के लॉजिकली डिस्कस करेंगे या देखेंगे वोल्टेज और करंट का रिलेशन। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ग्राफिकल देखेंगे वोल्टेज और करंट का रिलेशन, और फिर लास्ट में हम यहाँ पे मैथमेटिकली वोल्टेज और करंट का रिलेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप कैपेसिटर के साथ सोर्स को कनेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स होगा क्या कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। याद रहे कि शुरू वाले टाइम में चार्जेस यहाँ से बहुत तेजी से निकलेंगे, जैसे यहाँ से तेजी से निकलेंगे बहुत सारे चार्जेस, तो ये एमीटर अपने करंट की मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा। उसी टाइम ये वोल्ट मीटर यहाँ पे जो वोल्टेज की रीडिंग शो कर रहा होगा वो मिनिमम शो कर रहा होगा, जीरो की शो कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब चार्ज यहाँ से निकल के जा रहा होगा अभी वो इस प्लेट पे जाके स्टोर नहीं हुआ होगा। तो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं जब यहां से पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, तो उस टाइम ये एमीटर मैक्सिमम रीडिंग शो करेगा। लेकिन उस टाइम वोल्ट मीटर तो रीडिंग शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज अभी इस प्लेट पे स्टोर नहीं हुआ होगा। तो जैसे ही चार्ज यहां से मूव करता हुआ इस प्लेट पे आके स्टोर हो जाएगा, तो जैसे ही ये कैपेसिटर फुली चार्ज होने पे आएगा तो इसका मतलब उस टाइम पीछे से जो मजीद चार्ज मूव कर रहे होंगे वो स्लो हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। तो जैसे ही पीछे से चार्जेस का फ्लो कम होगा तो एमीटर अपनी मिनिमम वैल्यू शो कर रहा होगा, लेकिन उसी टाइम ये कैपेसिटर फुली चार्ज होने की सिचुएशन में होगा। उस टाइम हमारा ये जो वोल्ट मीटर है ये वोल्टेज की मैक्सिमम रीडिंग शो कर रहा होगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ सर्किट में क्या देखा कि शुरू वाले टाइम में एमीटर अपने करंट की मैक्सिमम रीडिंग शो करता है, उसी टाइम वोल्ट मीटर मिनिमम वैल्यू शो कर रहा होगा। जिस टाइम कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा उस टाइम एमीटर अपनी मिनिमम वैल्यू शो कर रहा होगा और वोल्ट मीटर अपनी वोल्टेज की मैक्सिमम रीडिंग आपको दे रहा होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन आ रहा है तकरीबन हम कह सकते हैं कि इनवर्स आ रहा है। जिस टाइम में करंट आपका मैक्सिमम है उस टाइम में हमारा वोल्टेज जो है वो क्या है, मिनिमम। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ग्राफिकली कि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो ग्राफिकली किस तरह से आएगा। तो इस चीज़ के लिए ग्राफ को डिस्कस करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ सर्किट से इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या कह लें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर जो इक्वेशन यूज करेंगे वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज Q ओवर C होगा। तो यहाँ से अगर हम चार्ज की इक्वेशन या चार्ज को कैलकुलेट करना चाहें कैपेसिटर से, तो फिर हमारे पास जो कैपेसिटर के लिए चार्ज की इक्वेशन यहाँ से आएगी वो क्या होगी, Q अपनी जगह पे, C इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू CV बन जाएगा। तो ये कैपेसिटर के लिए चार्ज की इक्वेशन है जिसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो सोर्स है वो अल्टरनेटिंग सोर्स है। तो अल्टरनेटिंग सोर्स के लिए जो वोल्टेज की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि वोल्टेज जो है वो फंक्शन है साइन थीटा का। ये चीज़ हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो वोल्टेज की वेव फॉर्म आएगी वो उस तरह की होगी जैसे हमारे पास साइन की थी। तो साइन की वेव फॉर्म हमारे पास इस तरह की होती है, तो इसका मतलब वोल्टेज की भी वेव फॉर्म साइन की तरह होगी। तो लेट कर लें कि ये जो ब्लू कलर की वेव फॉर्म है ये हमारे पास वोल्टेज की वेव फॉर्म है। ठीक हो गया जी, हमने यहाँ पे ड्रा कर दी। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए करंट की वेव फॉर्म और करंट की इक्वेशन जो कि हमारे पास यहाँ पे नहीं है।
तो अब स्टूडेंट्स हमारे करंट की इक्वेशन को लेके आने के लिए हमारी हेल्प कौन करेगा? चार्ज करेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की इक्वेशन तो ठहरी है और हमें पता है फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो इसका मतलब ये चार्ज हमारी हेल्प करेगा, हमें करंट देगा। अब किस तरह से चार्ज की इक्वेशन को यूज़ करके हम करंट लेंगे वो ज़रा समझिएगा। स्टूडेंट्स इस v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास चार्ज की इक्वेशन ये बन जाएगी, इक्वेशन 2। अब इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि चार्ज भी फंक्शन है साइन थीटा का, मतलब चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। तो चार्ज की भी इक्वेशन उसी तरह की होगी जैसे साइन की होती है। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि ये रेड कलर की जो वेव फॉर्म है ये हमारे पास चार्ज की वेव फॉर्म है, ठीक है जी, कर्व आ गई चार्ज के लिए। तो अब स्टूडेंट्स इस चार्ज की वेव फॉर्म को यूज करके हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करंट की इक्वेशन की तरफ आते हैं कि यहां से हमारे पास जो करंट के लिए इक्वेशन आएगी वो क्या होगी? Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, मतलब I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। अब याद रखिएगा जब आपके पास ऊपर नीचे डेल्टा यूज कर रहा हो तो इसका मतलब मैथमेटिकली में इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? स्लोप है। जैसे आपके पास इक्वेशन होती है एक्सेलरेशन की, आप पढ़ के आए हैं कि A इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा टी। अब ये आपको क्या बता रहे हैं? देखें आप यही कहते हैं ना कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन बेसिकली स्लोप है। क्या मतलब कि वोल्टेज का स्लोप ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यहाँ डेल ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसका मतलब ये वोल्टेज का स्लोप लिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें स्लोप ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे इस इक्वेशन से हम देख के बता सकते हैं कि चार्ज का स्लोप लिया जा रहा है। तो चार्ज का स्लोप अगर हम लें तो हमें क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। तो इसका मतलब मैं पहुंच गया कि अगर इस कर्व Q वाली कर्व का स्लोप लिया जाए तो हमें करंट की वेव फॉर्म मिल सकती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्लोप को फाइंड आउट करेंगे, मतलब जो हमारे पास चार्ज की वेव फॉर्म है इसका हम अगर स्लोप निकालें तो हमें करंट मिलेगा, क्योंकि स्लोप ऑफ चार्ज विद टाइम हमें क्या बताता है? करंट बताता है। तो अब स्टूडेंट्स हम स्लोप को देखते हैं। तो स्लोप हमारे पास क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर आपके पास वैल्यूज हो तो आप यहाँ पे पुटिंग करके स्लोप को निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कर्व है चार्ज की, तो हम चार्ज के लिए स्लोप को कैलकुलेट करते हैं। तो लेट करें स्टूडेंट्स ये जो चार्ज की कर्व है इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। ये जो रेड कलर की कर्व है चार्ज की Q की, इसका ये पॉजिटिव लूप मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। अब यहाँ पे हम सीखते हैं कि स्लोप कैसे आएगा। तो स्लोप का आसान मतलब होता है ढलवान। स्लोप को आप याद रखें क्या है? ये ढलवान। अब आपने चैप्टर 3 क्लास 11th में भी पढ़ के आए हो कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसका स्लोप क्या होता है? 0। अगर इस तरह से उससे थोड़ा सा ऊपर लाइन हो इस तरह की, तो इसका मतलब होता है कि इसका स्लोप इसके कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। फिर उससे आगे स्टूडेंट्स ये आपके पास अगर लाइन आ जाए इस तरह की, तो इसका मतलब इसका स्लोप और ज़्यादा हो गया, हाई हो गया। लेकिन अगर वर्टिकली लाइन हो तो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? इनफिनाइट होता है। तो ये चीज़ आपने चैप्टर 3 में पढ़ी हुई है। अब यही चीज़ आपने याद रखनी है कि जिसकी ढलवान ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, जिसकी ढलवान कम उसका स्लोप कम होगा। अगर ये बात आपको याद है तो फिर अब हम इस पॉजिटिव हाफ साइकिल जो कि चार्ज Q का है इसको यहाँ पे मेंशन करके स्लोप निकालते हैं कुछ पॉइंट्स पे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने पॉजिटिव साइकिल लिया यहाँ पे हाफ। अब इस पॉइंट की बात करते हैं पहले। देखें शुरू वाले पॉइंट में इस पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 0। तो जिस पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू 0 है इस पॉइंट पे हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे कि कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसको टच करते वाली एक लाइन पास करवाएं या गुजारें तो वो लाइन हमारा टेंजेंट कहलाती है। यानी कि कर्व के किसी भी पॉइंट पे टच करने वाली लाइन जो है वो हमारी क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। तो मैंने इस शुरू वाले पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रा किया, इस पॉइंट पे भी मैंने टेंजेंट ड्रा किया, इस पॉइंट पे भी मैंने टेंजेंट ड्रा किया। इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट्स पे क्या कर दिया? टेंजेंट ड्रा कर दिया। अब स्टूडेंट्स गौर करें कि इस पॉइंट पे ये जो मेरी टेंजेंट लाइन है यही मेरा क्या है? इस पॉइंट का स्लोप है। ठीक है। अब ये स्लोप देखें मैक्सिमम आ रहा है ना, क्योंकि इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, इसकी ढलवान ज्यादा है। तो जिसकी ढलवान ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम आ रहा है।
चार्ज का स्लोप क्या आ रहा है, मैक्सिमम, जबकि चार्ज की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे, 0। तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू 0 है, लेकिन इस पॉइंट पे चार्ज का स्लोप मैक्सिमम आ रहा है। तो मैंने इस पॉइंट पे चार्ज का स्लोप मैक्सिमम ये वाला पॉइंट ड्रा कर दिया है। ठीक है जी, इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट करें इस पॉइंट का नाम क्या है, ए। अब स्टूडेंट्स अगले पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो ये लाइन बनेगी। अब जब इस टेंजेंट लाइन को हम गौर से देखेंगे तो इसका मतलब अब ढलवान कम हो गई है थोड़ा इसके कंपैरेटिवली, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, थोड़ा लो होगा। तो अगर इस पॉइंट पे इस लाइन का स्लोप देखें तो क्या आ रहा है, लो। तो इस सिमिलरली इस जगह पे मैं ये वाला पॉइंट अगर ड्रा करूं तो इसका मतलब स्लोप क्या आ रहा है, इससे कम। तो इस वाले पॉइंट से कम पॉइंट पे हम यहाँ पे एक और पॉइंट ड्रा कर लेंगे। तो लेट करो ये वो पॉइंट आ गया जिसका नाम क्या है, बी। तो ये देखें स्लोप क्या हो गया, कम हो गया, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो अब इस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये लाइन आएगी, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होगा, 0। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जब हम पहुंचेंगे चार्ज की कर्व के इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस वाले पॉइंट पे, तो इस टाइम चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम, लेकिन इस पॉइंट पे चार्ज का स्लोप 0 आ रहा है। तो देख सकते हैं आप इस पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम है, इसी पॉइंट पे चार्ज का स्लोप ये 0 आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। तो इस पॉइंट को आप नाम दे दे सी का। तो ए बी सी हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे ड्रा कर लिए, इधर से हमने ये 3 पॉइंट्स लिए हैं। तो इसका इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम आगे जाएंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब देखें स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, फिर नेगेटिव में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो सिमिलरली ये वाला पॉइंट जो आपका बनेगा, इसका मतलब है कि आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो वो पॉइंट तकरीबन ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये यहाँ बन रहा होगा, यहाँ पे। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो स्लोप मैक्सिमम में आ रहा है नेगेटिव में, तो वो पॉइंट आपका ये बन रहा होगा। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं नेगेटिव में स्लोप क्या है, चार्ज का मैक्सिमम आ रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जब ये पॉइंट्स आपस में मिलाएंगे आप, तो ये इस तरह की एक कर्व बनती चली जाएगी। तो यहाँ तक मैंने आपको एक हाफ साइकिल पूरा करके दिखाया जिसका ए बी सी इसी तरह डी और ये ई, ये वाले पॉइंट बनेंगे। जैसे इसको मिलाएंगे आप तो ये आपके पास ब्लैक कर्व आपको मिलेगी। अब इस ब्लैक कर्व को अगर आप गौर से देखें तो ये चार्ज का स्लोप है। तो चार्ज का स्लोप हमें इंफॉर्मेशन देता है करंट की। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास करंट की वेव फॉर्म आ गई है। अब यहाँ से आप देखें चार्ज को आप रिमूव भी कर सकते हैं, चार्ज की वेव फॉर्म को। नहीं तो आपने क्योंकि देख रहे हैं ना वोल्टेज और करंट के बिटवीन रिलेशन, तो चार्ज की ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब स्टूडेंट्स करंट को और वोल्टेज के रिलेशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जिस पॉइंट पे वोल्टेज 0 है, देखिए करंट उस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम। जिस पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम है उसी पॉइंट पे करंट की वैल्यू 0 आ रही है, देख सकते हैं ग्राफ में। फिर इस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 0, करंट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में मैक्सिमम। फिर इस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम, करंट की वैल्यू 0। तो इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या आ रहा है, इनवर्स। मतलब जिस पॉइंट पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है उस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम आ रही है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ कि मैथमेटिकली हम वोल्टेज और करंट का रिलेशन किस तरह से डिस्कस करेंगे। इसी चीज़ को अगर मैथमेटिकल प्रूफ करना हो तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हम जानते हैं क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या है, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। तो इसको हमने दोबारा यहाँ पे राइट किया। अब Q की जगह हम लिख सकते हैं CV, तो मैंने Q की जगह CV लिखा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई जी कुछ इस तरह से, I इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा V और डेल्टा टी। क्योंकि हमें करंट की इक्वेशन चाहिए ना, मैं करंट की इक्वेशन को बनाने के लिए मैथमेटिकल सॉल्व कर रहा हूँ। लॉन्ग अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपको करना होगा। तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स हम C डेल ओवर डेल्टा टी अलग कर लेते हैं। ये जो V है इस V की जगह लिख सकता हूँ V नॉट साइन थीटा। अब यही चीज़ मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, सी वी नॉट अपनी जगह पे, सी वी नॉट कॉमन आ जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो सी वी नॉट अंदर रहेगा डेल साइन थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी, और ये वाला डेल्टा टी वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई आई की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सी वी नॉट
सी वी नॉट वैसे इस साइन ओमेगा टी के ऊपर डेल ओवर डेल टी को ऑपरेट करवाते हैं। याद रखिएगा मैथ में डेल ओवर डेल्टा टी का मतलब है डेरिवेटिव। तो जब आप इस साइन ओमेगा टी मीन्स के साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, कोस ओमेगा टी आएगा। तो कोस ओमेगा टी, फिर फर्दर आप ओमेगा टी का लेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, डेल टी ओवर डेल्टा टी 1 हो जाएगा। तो जो फर्दर के अंदर आपका ओमेगा बाहर आएगा वो ये रहा, और आगे जब आप साइन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, कोस ओमेगा टी आता है। तो इस तरह से ये आपके पास आई की इक्वेशन बन जाएगी, आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब स्टूडेंट सी वी नॉट ओमेगा वैसे का वैसे कोस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं साइन इंटू 90 प्लस ओमेगा टी। जब आप इसको ओपन करेंगे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, तो दोबारा आपके पास कोस ओमेगा टी बन जाएगा। इसीलिए मैं कोस ओमेगा टी को साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूं। ठीक है जी, वो चीज मैंने यहां पे भी मेंशन कर दी है कि साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, यानी कि इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये देखें साइन 90 1 हो जाएगा, 1 को कोस ओमेगा टी से, तो कोस ओमेगा टी बच जाएगा, और यहाँ से कोस 90 सारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कोस ओमेगा टी को इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो अब स्टूडेंट्स ये वाली जो इक्वेशन बनी है इसके अंदर आई वैसे का वैसे सी वी नॉट ओमेगा की जगह, यानी कि इसकी जगह ये जो हमारे पास सी वी नॉट ओमेगा है इसकी जगह मैंने आई नॉट लिख दी है। अब कैसे लिखा है ये भी हम प्रूफ करते हैं। इसकी जगह आई नॉट लिख दिया और ये साइन 90 प्लस ओमेगा टी वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास आई की इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब स्टूडेंट्स मैंने सी वी नॉट ओमेगा की जगह आई नॉट कैसे लिखा, देखें आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है, आर की जगह हम एक्स सी लिखेंगे। कैपेसिटर का केस है तो कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको बेसिकली रिएक्टेंस का नाम देते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यह भी हम डिस्कस करते हैं। तो उससे लिखते होते हैं एक्स सी से। तो R की जगह XC लिखेंगे, ये XC भी कैपेसिटर की रेजिस्टेंस ही है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो R की जगह XC लिखा, ये V अपनी जगह पे आ गया, और XC बराबर होता है 1 ओवर ओमेगा C। ये कैसे आया अभी हम अगली स्लाइड में इसका प्रूफ करते हैं, क्योंकि हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिस्कस करना है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आप प्रूफ देख ले, फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो XC बराबर होता है 1 ओवर ओमेगा C के। तो यहाँ पे लिखा 1 ओवर ओमेगा सी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा V ओमेगा C। अब स्टूडेंट्स ये अगर I बराबर है V ओमेगा C के, तो अगर इसी इक्वेशन के अंदर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं तो यहाँ पे भी मुझे नॉट लगाना पड़ेगा। तो देखो V नॉट ओमेगा C बन गया ना I नॉट, तो मैं लिख सकता हूँ I नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे सी वी नॉट ओमेगा की जगह I नॉट लिखा था। तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई। तो अब हम इसका टेबल बना लेते हैं कि देखते हैं कि करंट और वोल्टेज की जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं उनका रिलेशन इस तरह से आता है कि नहीं आता, जो हमने ग्राफिकली और उसकी लॉजिकल सर्किट डायग्राम में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कुछ एंगल्स को मेंशन करेंगे, उसके बाद ये वोल्टेज की इक्वेशन है और ये हमारे पास करंट की इक्वेशन है। तो सबसे पहले देखें थीटा यहाँ पे क्या होगा, फेज क्या होगा 0। आप यहाँ थीटा लिखना चाहे आपकी मर्जी, ओमेगा टी लिखना चाहे आपकी मर्जी, फेज है ना। तो स्टार्ट में हमारे पास क्या है, फेज 0। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में इस ओमेगा टी की जगह 0 लिखें, साइन 0 0 तो सारा 0, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी 0। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं वोल्टेज इस पॉइंट पे क्या है 0। इसी तरह करंट को देखते हैं, तो आई नॉट साइन इंटू 90 प्लस ओमेगा टी की जगह 0, तो 90 प्लस 0 90 रहेगा, साइन 90 1 हो जाएगा, तो 1 को आई नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई नॉट ही रहेगा। इसका मतलब 0 फेज पे करंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 फेज पे करंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो ये प्रूफ होता जा रहा है। उसके बाद जब आप 90 एंगल की बात करेंगे, फेज की बात करेंगे, तो 90 यहाँ पे बन रहा है, तो 90 पे वोल्टेज मैक्सिमम आ रही है। तो जब आप यहाँ पे 90 लिखेंगे तो साइन 90 1 हो जाएगा, 1 को V नॉट से तो V नॉट आ जाएगा। तो देखें वोल्टेज क्या आ जाएगी, मैक्सिमम 90 पे। इसी तरह से करंट को देखें, 90 के फेज पे करंट क्या आ रहा है 0। ये करंट की इक्वेशन है ना, ये सॉरी वेव फॉर्म है ब्लैक वाली। तो ये करंट की जो वेव फॉर्म है वो 90 के फेज पे क्या आ रही है 0। तो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या पुट करेंगे, ओमेगा टी की जगह 90, तो 90 प्लस 90 180,
तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो देखा करंट क्या आ गया 0। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि यहाँ पे भी वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन आ रहा है वो इन्वर्स, मतलब जिस पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम है उसी पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो इस तरह से ये आपके पास टेबल बन जाएगा। स्टूडेंट्स अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन आ रहा था उसमें करंट लीड करता है वोल्टेज से, कितने फेज पे 90 के फेज पे। उसी चीज़ की यहाँ पे वेक्टर फॉर्म हमने ड्रा की है कि हमारे पास वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रही थी तो उसको अलोंग द हॉरिजॉन्टल हमने लिया और वर्टिकली हमने करंट को लिया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, कितने फेज पे 90 के फेज पे। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म होगी AC थ्रू आ कैपेसिटर के केस की। स्टूडेंट्स इसी चीज को आपने कंक्लूजन में लिखना है कि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 आर पाई बाय 2 रेडियन, यानी कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज से, कितने फेज पे 90 के फेज पे। तो हमने देखा वोल्टेज और करंट के बिटवीन जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आपको याद होगा लास्ट टाइम हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं AC थ्रू आर रजिस्टर। तो रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम R से डिनोट करते हैं। इसी तरह से AC थ्रू आर कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं। तो ये भी बेसिकली क्या है रेजिस्टेंस है, लेकिन ये कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम नाम देते हैं रिएक्टेंस का। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है जी, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ AC, के फ्लो ऑफ AC को कैपेसिटर जिस अपोजिशन का सामना करवाता है वही अपोजिशन आपकी क्या कहलाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाती है। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। यहाँ से अगर R निकाले रेजिस्टेंस तो वो बनती है V ओवर I। इसको हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, लेकिन याद रहे कि ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस है। तो कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होगी उसको नाम दिया हुआ है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। तो R रिप्लेस हो जाएगा XC के साथ, V ओवर I वैसे का वैसे, लेकिन याद रहे सोर्स कौन सा है अल्टरनेटिंग। तो फिर VI अकेला नहीं लिखा जाएगा बल्कि उसको हम लिखेंगे VRMS ओवर IRMS। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। इसी तरह से ये भी हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला है 1 ओवर ओमेगा सी, ओमेगा 2 पाई एफ के इक्वल होता है। यही वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा। तो ये भी आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का है। तो यहाँ से आपको एमसीक्यूज मिला कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन क्या बन रहा है जी, इनवर्स बन रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी कम तो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो ज़्यादा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम। तो ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स। अब स्टूडेंट्स छोटा सा एमसीक्यूज या पॉइंट याद रखिएगा कि फॉर डीसी सर्किट जब आपने कैपेसिटर के साथ डीसी सोर्स कनेक्ट कर रखा होगा तो तब आपको याद होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो होगी। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो यहाँ पे जीरो पुट करें, समथिंग ओवर जीरो, आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब डीसी सर्किट के लिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी वो इनफिनाइट होगी। अगर इनफिनाइट होगी तो इसका मतलब कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देगा, करंट पास ही नहीं करेगा, फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ये हमारे उस प्रीवियस टॉपिक का जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था उसका ये बाकायदा प्रूफ आपको मिल गया है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पावर डिसिपेशन की, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम AC थ्रू रजिस्टर के केस में पावर डिसिपेट हुई है या नहीं हुई उसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एज वी नो दैट पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I होता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे गौर करें तो जब हमारे पास पहली ये जो वेक्टर फॉर्म आ रही है इसी को हम एक साइकिल के लिए चला लेते हैं। आपकी मर्जी, आप वेव फॉर्म बनाना चाहें तो वो बना लें, अगर आप इसको इस तरह से लेके आना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है, एक साइकिल बना लें। ठीक है, या फिर आप इस तरह का एक सर्कुलर शेप का लूप कंप्लीट कर लें। तो देखें स्टार्ट में हमारे पास क्या है, वोल्टेज यहाँ पे, करंट यहाँ पे। तो इस टाइम हमारा करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, कितने फेज पे, 90 के फेज पे। अब मैं इसी को इस तरह से रोटेट करवाता हूँ। तो जब इसको मैं फेज कितना है 90, तो 90 के एंगल पे जब मैं इसको आगे लेके आऊँगा तो ये करंट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाली वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी। अब भी फेज डिफरेंस कितना है 90, तो 90 के फेज पे मैंने इसको आगे रोटेट करवा दी है। तो वोल्टेज यहाँ आ गई, करंट यहाँ आ गया। अब भी देखें करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रही है। तो अब हमारे पास पावर क्या हो जाएगी,
करंट हमारे पास क्या है नेगेटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस, तो पावर क्या आ जाएगी माइनस का वी आई। इस क्वाड्रेंट में देखें आई भी पॉजिटिव वी भी पॉजिटिव, तो पावर क्या होगी प्लस वी आई। इसी तरह से जब अगले 90 के फेज पे हम इसको रोटेट करवाएंगे तो करंट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाली वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वोल्टेज क्या है नेगेटिव, करंट क्या है नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव। इसी तरह से जब अगले 90 के फेज पे इसको आगे मूव करवाएंगे रोटेट करवाएंगे तो वोल्टेज ये जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, करंट जो है ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब भी करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, कितने फेज पे 90 के फेज पे। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव है, करंट क्या है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, तो पावर क्या आ जाएगी माइनस का वी आई। तो अब स्टूडेंट्स इनको हम ऐड करें अगर, तो ये वाला आप देख सकते हैं जब ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल और ये पॉजिटिव इस माइनस से कैंसिल, तो पावर क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी। इसका मतलब एसी थ्रू अ कैपेसिटर के केस में पावर डिसिपेट नहीं हो रही, पावर डिसिपेशन क्या आ रही है जी जीरो आ रही है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।